Once again, good morning. Welcome to all. Next, 16 महाजनपदा हिस्ट्री इस पे चलते हैं बेटा. Now our topic is 16 महाजनपदास 6th century BC later Vedic era. 5 मिनट इसे सुनना है. ठीक है. 16 महाजनपद एक टॉपिक है जो 6th सेंचुरी बीसी से रिलेट करता है और ये उत्तर भारत से रिलेट करता है. उत्तर भारत में वैदिक सिविलाइजेशन का जो लास्ट फेज है वो 6th सेंचुरी बीसी है. 6th सेंचुरी बीसी का मतलब है 500 1 2 3 4 5 6 599 ये मतलब बीसी. आज से 2600 वर्ष पहले. तो 6th century BC, the last phase of Vedic civilization under later Vedic era, there is a topic 16 Mahajanpadas. In the same time, whole world, there was some ideological changes going on, new ideas emerging, like in Iran, known Persia, जोरास्ट्रियन रिलीजन डेवलप्ड. तो जोरास्ट्रियन यानी जोरास्ट्र जरथ्रुष्ट जो थे वो एक नए विचारधारा में लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे थे. लोग बदले और वही पारसी कहलाए. इन चाइना, चाइनीज सिविलाइजेशन, कन्फ्यूजियस एंड लाओ त्से लाइक आवर गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी. तो वहां भी एक नया धर्म समय के साथ धीरे धीरे चला. कन्फ्यूजियस तो कन्फ्यूजियज्म या कन्फ्यूजियन वाद, और सही क्या कहते हैं, लाओ त्से तो लाओवाद. सेम सिचुएशन इन जापान. शिंतो, शिंतो धर्म की सुगबुगाहट हुई और भारत में 363 ऐसे रिलीजियस फिलॉसफर डेवलप हुए जो लाइफ को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते, वर्ल्ड को डिफाइन करते, लाइफ स्टाइल को बताते. अब तक जो चल रहा था कुछ लोग इसके एंटी थे. दे वॉन्ट टू बी टू मच लिबर्टी. कुछ लोग जो समझ आ रहा था कि नहीं हमें समय के साथ बदलते रहना है तो स्लोली चेंजेस के लिए रेडी थे. और कुछ लोग बदलना नहीं चाह रहे थे, वो जो नया जीवन पद्धति चल रही थी उसका विरोध कर रहे थे. आज भी कहीं राधे माँ, कहीं सुधांशु जी महाराज, कहीं रामपाल अब नहीं, कहीं बाबा राम रहीम, कहीं पर निर्मल बाबा, कहीं पर श्री श्री 108 अरविंद, कहीं माँ अमृतानंद, अभी भी आशाराम बापू कभी थे. तो ऐसे आज भी कई महापुरुष हैं. ओशो रजनीश से यह शुरुआत हुई थी खेल. धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तक गए थे. आशुतोष जी महाराज भी उसमें से थे. तो आज भी देखिए 100-200 से ज्यादा अनेक धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अपने अपने ढंग से फिलॉसफी दे रहे हैं नहीं समय के साथ. और कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं, कोई चाहते हैं पर स्लोली चाहते हैं. सबका अपना अपना नजरिया है. ठीक ऐसे ही लगभग 350 लोग अपने नजरिए को लेकर सामने आए. तभी कहते हैं द एरा ऑफ न्यू आइडियलिज्म, नए विचारों का उदय. यही है आपका सीटेट में शब्द. और वैसे भी और नए विचारों के उदय में षड दर्शन 6 लोगों को तो देख लिया. इसके अलावे जो है मखलीपुत्र कौशाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, अन्य आए. इसके अलावे और हम देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो 2 धर्म के रूप में बदलाव में देखते प्रकट होता है, एकदम धर्म बन जाता है. तो ऐसे कई लोग आए. उसी समय को हम देखेंगे. और अब आइए, ये बदलाव क्यों आ रहा है, ये क्रांतिकारी वैचारिक परिवर्तन क्यों लोगों के सामने में आया है. तो जरा गौर से सुनिएगा. जैसा कि 950 में बीसी में लोहे की खोज हो गई तो अब लोहे का उत्पादन लोग करने लगे और ये कॉपर से, ब्रॉन्ज से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, हथियार बनने लगे. क्यों? क्योंकि आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रॉन्ज एंड स्ट्रॉन्गर देन इवन टीन एंड कॉपर.
और तो ये एक सॉलिड मजबूत ढालने का किस्म भी समझ में आ गया। तो हथियार मजबूत, इंस्ट्रूमेंट्स मजबूत। अब ये इतने मजबूत कि जंगल खूब काटे जा सकते हैं बड़े पैमाने पर, जिससे जंगल की लकड़ी मिलेगी, जानवरों को शिकार करेंगे, दूर भगाएंगे, नए खेत जंगलों में बनाएंगे, चाहे वो प्लांटेशन हो, हॉर्टिकल्चर हो, कुछ भी हो। प्लस अब आप नदी के किनारे ही बसे, ये जरूरी नहीं जंगल काट के कहीं भी खेत मैदान बना दिया। अब इन आयरन के इंस्ट्रूमेंट से कल्टीवेटर बहुत गहरी जुताई कर सकता है। तो पहले लकड़ी के कल्टीवेटर होते थे जो स्ट्रॉन्ग वुड होता था, तो 3 से 4 इंच, 2 इंच कल्टीवेट होता था लैंड गहराई में, तो उपज भी कम होगा। समय के साथ अब 4 से 6 इंच गहरी जुताई हो सकती थी। लोहे के फाल, आयरन कल्टीवेटर आ गया, जिसको कृष्ण आयस कहा गया है। तो जुताई अब गहरी हो सकती थी, फसल ज्यादा उत्पादन होगा। एक अब हल बैल पर खेती होगी, स्वाभाविक है कि पशुधन को बचाना जरूरी होगा। अगला, अब इन लोहे के उपकरण से कहीं भी गहरी खुदाई करके वो कुआं खोदकर पानी ले सकते थे। अब उन्हें नदी के किनारे ही बने रहना कोई आवश्यकता नहीं थी। कहीं भी नदी से दूर जंगल काट कर, मैदान को तैयार कर खेती के उपयुक्त गांव बसा सकते, फसलें उत्पादन कर सकते, कुएं का पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए रह सकता था। और ये मजबूत हथियार जब बनने लगे तो लड़ाइयां भी और हुई, तो लड़ाइयां बढ़ गई। अब लड़ाइयों में जिसके पास जितना हथियार है अच्छा है। अब जंगल से हाथी भी पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे ताकतवर हथियार है, तो हाथी पकड़ के ला रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं और युद्ध में उसे ट्रेनिंग देकर के युद्ध के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जिसके पास जितने ज्यादा जंगल हैं, हाथी होना चाहिए। जहां ज्यादा आयरन ओर है वो ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा। उज्जैन, मगध, अंग, नहीं, ये सब क्या थे? बहुत ही ताकतवर महाजनपद हुए। क्यों? एक तो खाली मैदान, नदी, उपजाऊ भूमि, जंगल, आयरन ओर, और नए नए आर्य सभ्यता में आए थे, क्षत्रिय बने थे, तो वो अंदाज भी था। तो ये चीजें, तो ये बात थी। अब आइए, युद्ध तो होगा। अब आइए, इन 1000 सालों में वैदिक काल के आखिरी प्रांत तक आते आते क्या होता है कि अब आडंबर, बॉयस्टिंग बहुत भर गया। लोग तरह तरह के आडंबर करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, सैकड़ों हजारों पशुओं की बलि दी जाने लगी। नेपाल में 1001 बलियां दी जाती थी, 5 साल पहले बंद हुआ है। भैंसा, गाय, कबूतर, मैना, छिपकली, गिरगिट, हर तरह के जितने पशु होते हैं सबकी एक बलि चढ़ा देते थे। आज भी हम बलि प्रदान करके मांस भक्षण कर लेते हैं, कहीं पर बकरे को हलाल करके ईद के नाम पर, ईद उल जुहा के नाम पर, तो कहीं हम माँ काली के नाम पर, कहीं पर शिव पार्वती को चढ़ता है, तो नेपाल में कहीं पशुपति को चढ़ता है। हर जगह अपने अपने तरीके से, नहीं, कभी अब्राहम मूसा के नाम पर, तो कभी हम माँ वैष्णो देवी के नाम पर, इस तरह से शीतला माता के नाम पर चढ़ाते आए हैं। इंसान तक की बलि दे देते हैं। तो मनुष्य के दिमाग को समझना बहुत ही कठिन है। तो चलिए, जो भी है, तो क्या होता है, अब युद्ध होंगे। अब इन कृषि उपकरण से खेती की जुताई अच्छी हो गई, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो गया। अब इससे क्या हुआ, उपज बढ़ गया, व्यापार वाणिज्य बढ़ गए। 6 सेंचुरी बीसी आते आते अब व्यापारिक केंद्र के रूप में छोटे छोटे शहर बसने लगे, जिसको प्रोटो सिटी, प्रोटो टाउन कहते हैं, अर्ध शहर, जैसे कौशाम्बी, वत्स, उज्जैन, काशी, काशी यानी वाराणसी, ये सब, अयोध्या, फैजाबाद वाला अयोध्या, श्रावस्ती जैसे गोरखपुर के पास जो है, ये सब चीजें हैं, जो है मथुरा, ये सब क्षेत्र डेवलप होने लगे। पाटलिपुत्र वाला जो था राजगृह, वो सब क्षेत्र, वैशाली, ये सब थोड़े थोड़े शहर के रूप में आने लगे। तो याद रहे। अब क्या हुआ
जिस राज्य के पास जितनी जनसंख्या थी, जंगल थे, हाथी ला सकते थे, हथियार ला सकते थे, वो उतने ज्यादा एग्रेसिव होते चले गए और अन्य महाजनपदों को जीतने के क्रम में आ गए। और धीरे धीरे अन्य एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को जीत करके अपने में मिलाता चला गया और धीरे धीरे वो एक राज्य के रूप में बदल गया। तो जैसे देखा ऋग्वेद काल में कबीले घुमक्कर थे, लेटर वैदिक एरा में कबीले एस्टैब्लिश्ड हो गए, नाम पड़ गया जनपद। जनपद से आपस में लड़ते हुए बड़े बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रीय इकाई, कल्चरल रीजनल यूनिट डेवलप कर दिया, नोन एज महाजनपद। 16 महाजनपद का जिक्र है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अंग, मगध, कौशल, वज्जी, चेद्दी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, कंबोज, गंधार, दीज आर 16 महाजनपद। ठीक है, और यही महाजनपद आपस में लड़ करके कुछ बड़े स्टेट के रूप में डेवलप हो गए, लाइक अवंती जो उज्जैन की राजधानी होगी, लाइक वत्स यानी कौशाम्बी वो डेवलप हो गया एक राज्य के रूप में, लाइक काशी वो बनारस एक राज्य के रूप में डेवलप हो गया, लाइक मगध एक राज्य के रूप में डेवलप हो गया। ये 4 बड़े राज्य स्टेट के रूप में डेवलप हो गए। इन चारों में भी समय के साथ लड़ाइयां होती रही सैकड़ों सालों में और अंततः इन सब को मिला करके मगध जो है सब पर कब्जा करके यूनिफाइड मगध एम्पायर की नींव रख दी। इट विल टेक प्रोसेस ऑफ द 2 to 300 ईयर्स, 200-300 साल लगे। पर यह 16 महाजनपद की कहानी को जो अब समझेंगे तो कैसे समझेंगे, समझिए। अब ध्यान देंगे ये नए विचारों का उदय के पीछे क्या कारण थे। तो इनसे जो उपभोक्तावाद बढ़ा, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, लोग बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने लगे, उत्पादन क्षमता बढ़ गई कृषि की, जमीन की, तो इनको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं, तो कुछ तो स्पिरिचुअलिटी में चले गए, कुछ युद्धों में चले गए, नया जोश खरोश आ गया। तो क्या होता है उपभोक्तावाद, अब जो है सैकड़ों जानवरों की बलि दी जाती, भक्षण होने लगे, पशु संसाधन जो है कम होने लगे, इससे कृषि का नुकसान हो जाता। एक तरफ वाणिज्य व्यापार बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं लेना है, अमानत के रूप में ही समझना है। इस्लाम में भी आज भी इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं माना जाता, सिख धर्म में भी नहीं माना जाता, पर लिया ही जाता है। इस्लामिक बैंक भी काम करते हैं, तरीका बदल के करती है। तो कोई कह रहा है इंटरेस्ट लो, कोई लेना, सूदखोरी हो, कोई कहता है नहीं हो। बदलते समाज में अब अपने को कैसे एस्टेब्लिश करें, ये भी एक मुश्किल थी। कोरोना भी बहुत समाज को बड़ी स्थिति में बदलेगा और बदल रहा है। ठीक है, शहरीकरण भी बदल रहा था, अब ग्रामीणीकरण होगा तो देखिए उसमें क्या बदलाव होगा। तो समय के साथ चलता है। अब जैसे देखिए ना, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी जीवन नष्ट हुआ, सब गांव में आ गए। अब देखिए ना, शहर के लोग करोड़ों की संख्या में गांव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अपना खेती बाड़ी करेंगे, जैसे भी अपने उसी लाइफ में रहेंगे, नए नए कसम खा रहे हैं, कान पकड़ता हूँ, नून रोटी खा लेंगे लेकिन गाँव में ही रहेंगे, अब कोई शहर नहीं जाएंगे, तरह तरह सुन रहे हैं। तो ये सब बदलाव होता है इतिहास में, ये बदलाव चल रहा था। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज थे, ऐसे में कई विचारधारा उभर के आई जो अपने जीवन की व्याख्या करने लगे, जगत की व्याख्या करने लगे। और ऐसे ही में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध आए और धर्म के रूप में आगे विकसित हो गए। तो एक्चुअली वो क्लाइमेट था, ये वही समय है जब भारत में धान रोपने की कला दक्षिण पूर्व एशिया से आएगा। पान की खेती जो इंडोनेशिया में होती, वो भारत में पान की खेती शुरुआत, जो पान खाते हैं। तो rice plantation cultivation, this idea we taken from the Southeast Asia, even the cultivation of agriculture of पान बीटल वो भी वहीं से लिया। बहुत सारी चीजें आएंगी और रोपन की कला आने से उत्पादन बहुत बढ़ गया। एक तो इंस्ट्रूमेंटाइजेशन हो गया, मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, रोपन कला आ गई, मौसम में भी कुछ चेंजेस आए थे, इन सब से ये फर्क। तो चलिए 16 महाजनपद को पहले देखते हैं, फिर हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नेक्स्ट कल देखेंगे। आज 16 महाजनपद फिनिश करना है और इजीली फिनिश होगा, गौर से सुनते जाइए। ऋग्वेद काल के बाद जनपद जो है उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गया और जनपद आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को अपने में मर्ज जीतते हुए महाजनपद की नींव रख दी। और महाजनपद कहीं ना कहीं जो है यह एक सांस्कृतिक क्षेत्रीय पहचान की इकाई बन गई,
पूरे उत्तर भारत में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र उस वक्त आता है, जैसे आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि पंजाब में, मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत के इतिहास में पंजाब में जहां पर सिख समुदाय अपने अपने कुंबों को लेके, गोत्र को लेके इकट्ठा होकर रहने लगे, इस तरह से उनके जो है कितने 12 मिसल बन गए, जैसे सूर चकिया मिसल, खालसा मिसल, अहलुवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, तो ऐसे ही जो है कपूर मिसल, ऐसे ही जो है 16 महाजनपद थे। हम इन 16 महाजनपदों को लोकेट करेंगे, किस नदी के किनारे था ये भी देखेंगे, उसकी राजधानी क्या थी, कहां पर दो दो राजधानी थी, और वहां कुछ और भी प्रश्न जुड़ सकते हैं तो जोड़ा जाएगा। और कौन सर्वशक्तिशाली था, इन 16 में कौन 4 राज्य के रूप में बदल गए, और फिर इन चारों में कौन साम्राज्य के रूप में बदल गया, ये कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो इसको गौर से सुनते जाना है, सुनने पर ध्यान दीजिए, समझने पर। सबसे पहले बात हम करते हैं गौतम बुद्ध के समय 6 सेंचुरी बीसी में, वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में हम उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का जिक्र देखते हैं, जिसका क्रम इस प्रकार से है। पहला लेते हैं अंग महाजनपदा। अंग महाजनपदा, इट्स कैपिटल वॉज चंपा, एट प्रेजेंट इन बिहार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बैंक ऑफ गंगा। तो आज बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के गंगा नदी के किनारे हम देखते हैं चंपा नाम का आज भी वो पुराना गांव है। तो चंपा जो है वो कैपिटल था अंग महाजनपद का। ये अंग महाजनपद उस जमाने के हिसाब से आज भी अगर लोकेट करें तो सबसे पूर्वी महाजनपद था, मोस्ट ईस्टर्न महाजनपदा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद के संदर्भ में हम महाभारत जब पढ़ते हैं तब भी देखते हैं कि यहां जो है महाभारत देखते हैं कि कुरुक्षेत्र वालों ने इसे जीत लिया था और अपने मित्र कर्ण को दुर्योधन ने यहां का राजा नियुक्त किया था अपने अंडर में। तो लोग कहते हैं अंगराज कर्ण, तो अंगराज कर्ण ये शब्द आता है। अब आइए हम देखें अंग का। अंग में हम आगे चल के देखेंगे कि वहां पर एक राजा होगा, ठीक है, महिये, और ये राजा राज करेगा और समय के साथ इस राजा को मगध राज आपस में मिला लेगा, युद्ध करेगा और अंगराज को मगध राज आपस में मिलाएगा। और मगध राज जो मिलाएगा तो याद रखिएगा वो कौन होगा, वो होगा मगध राज का फाउंडर, आई मीन फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर आप कह सकते हैं, जो फाउंडर होगा जिसका नाम होगा बिंबिसार। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार ने अंगराज को युद्ध जीतकर मिला लिया और इस युद्ध में इसने हाथियों का युद्ध में रणभूमि में प्रयोग किया। जो भारतीय इतिहास में हाथियों का रणभूमि में पहला प्रयोग बिंबिसार मगध राजा अंग को जीतने में किया। यह हॉट क्वेश्चन है जो भी मैंने बात कही है। चलिए अब अंगराज के ऊपर बात खत्म कर दीजिए। अब आइए दूसरा है मगध। उस टाइम में मगध राज जो था उसकी राजधानी थी गिरिव्रज। ब्रज मतलब पत्थर, कठोर, गिरि मतलब भी पहाड़ी, तो गिरिव्रज आज इसे राजगृह या राजगीर के रूप में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार में हम इसे देखते हैं। ये मगध की राजधानी जो राजगृह थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। जैसे रोम, द कैपिटल ऑफ इटली, रोम वॉज एंड इज सराउंडेड बाय 7 हिल्स। तो रोम 7 पहाड़ियों से घिरा है और गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरा था। अभेद दुर्ग था, यह किला जो था पर्वत दुर्ग था, कैशल था, ऐसे समझना है। यहां का राजा एक था जरासंध, मालूम ही है। और जरासंध जो है कहते हैं 99 राजाओं को पकड़ के बलि देने के लिए तैयार था कि 100वां राजा मिलेगा उसको 100 को बलि दे देंगे महादेव के सामने तो हमें असीम शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसी कहानियों में जो भी है। तो उसके बंदी गृह में बहुत सारे राजा बंद थे, जैसे आज अल-कायदा के, बोको हराम के, अल शबाब के नहीं, और बगदादी के, इन सब में कई हमारे जर्नलिस्ट बंद होते हैं, साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं, इन सबको बलि देंगे और अपना मनमाना काम मनवाएंगे। सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं बदला है।
ये याद रखिएगा। इतिहास ठीक से समझिए, कुछ नहीं बदला है, रूप बस बदल रहा है। तो वही हुआ, मेंटालिटी वही है। तो आपको महाभारत के संदर्भ में समझा होगा कि जरासंध बहुत बड़ा योद्धा था और यह युद्ध कला में निपुण था। तो जरासंध को मारने के लिए भीम को लेके गए थे कृष्ण, ताकि जब इसको मारेगा तब जाकर के जो है आप सब राजा को मुक्ति देंगे, तब आप अश्वमेध यज्ञ कर लीजिएगा इंद्रप्रस्थ में। तो मालूम है भीम जो है उसके 2 टुकड़े करके दोनों तरफ फेंक देता है और अंततः मार देता है। तो जरासंध है, और इस तरह से इस राज्य में मिल गया ये चीजें। चलिए, जरासंध का बेटा बालक था, बालक से भी फिर और आया, और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि वो महाभारत के युद्ध में शामिल भी हुआ था पांडवों या कुरुओं की तरफ से, जो भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, मगध तो डिटेल आगे करेंगे। काशी का मतलब है वाराणसी, गंगा के तट पर है। यहां पे गंगा चांद का आकार, हाफ मून का शेप लेती है, जैसे यमुना दिल्ली में। और यह काशी जो है इसकी राजधानी थी वाराणसी। तो वाराणसी नाम पड़ा वरुणा और अस्सी, ये 2 नदी है जो यहां पर गंगा में आके मिलती है, वरुणा और अस्सी, नोन एज वाराणसी। इसी में सारनाथ एक जगह है आज। तो ये सबसे पुराना शहर माना जाता है भारत का। इंडियाज ओल्डेस्ट सिटी सो फार सर्वाइव, इट इज वाराणसी काशी, याद रखिएगा। अब आ जाइए, काशी नरेश बहुत फेमस हुआ करते थे। तो बेटा, जैसा जानते हैं काशी नरेश बहुत फेमस हुआ करते थे। आज भी वहां के जो नरेश के खानदान है, काशी नरेश कह दिया जाता है। मध्यकाल में काशी नरेश को ही आप देखेंगे कौन, गहड़वाल वंश का राजा जयचंद, जिसकी 2 राजधानी थी, एक कन्नौज और एक काशी। पर जयचंद का प्रिय आवास स्थल काशी था, और काशी के इस विश्वनाथ मंदिर में जयचंद का खजाना, ट्रेजर भी रहता था। चलिए, और जब गौरी ने कब्जा किया तो दोनों जगह को कब्जे में लिया। तो कौशल पे आते, कौशल राज्य जो था श्रावस्ती, इसकी राजधानी थी। तो इसकी 2 राजधानी थी, नॉर्थ पार्ट की कैपिटल श्रावस्ती और साउथ पार्ट का कैपिटल था अयोध्या। ठीक है, अयोध्या, ये याद रखना है। तो श्रावस्ती और अयोध्या। अयोध्या तो आपको मालूम ही है, आज जो है फैजाबाद वाला क्षेत्र है, और ये सरयू नदी के किनारे हुआ। ठीक है, चलिए, अब कौशल नरेश मालूम ही है, प्रसेनजीत भी हुआ, महाकौशल राजा हुआ, और महाकौशल की बेटी कौशला देवी होगी। और ये कौशला देवी की शादी मगध के राजा बिंबिसार से होगा, क्योंकि राजा की कई पत्नियां होती थी, बहुविवाह होता था, तो बिंबिसार की पत्नी होगी। और दहेज में वाराणसी वाला पार्ट दिया जाएगा मगध के बिंबिसार को। और आगे चल करके बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु लड़ाई कर लेगा, अपने बाप को मारेगा और लड़ाई करेगा। तो अपने मामा महाकौशल का बेटा प्रसेनजीत होगा, मामा से हारेगा, बंदी बनेगा, माँ भी चली जाएगी कौशला देवी, तब फिर सरेंडर करेगा, माफीनामा लेगा। अब प्रसेनजीत मामा जो है अपनी बेटी से अब अज्ञात शत्रु की शादी करके फिर से काशी को, मतलब वाराणसी को दहेज में दे देगा। तो ये आगे देखेंगे जब मगध पढ़ेंगे। तो अब आइए, वज्जी शंख को ही आप लिच्छवी गणराज्य कहते हैं। 6th सेंचुरी BC में वर्ल्ड में सबसे पहला जो रिपब्लिक सिस्टम, गणराज्य सिस्टम आया, वो लिच्छवी गणराज्य, जिसे वज्जी संघ कहते हैं, जो 8 राज्यों का संघ था। वज्जी संघ जस्ट लाइक ए यूरोपियन यूनियन, आज एकदम डिट्टो वही है यूरोपीय यूनियन की तरह। तो ये थे मिलकर के 8 राज्य थे। इसी में विदेह था, लिच्छवी था, उसी के बाद ज्ञात्रिक था, शाक्य कबीला था, मल्ल थे, पावा वाले, ये सब थे। तो वज्जी संघ ये बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर से लेकर नेपाल के तराई तक, कपिलवस्तु वगैरह राज्य था, वहां तक था वज्जी संघ। वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिपब्लिक सिस्टम वज्जी संघ। ठीक है, यहाँ के राजा रिपब्लिक थे तो जनता के द्वारा चुने जाते थे, ये ध्यान रखिए। और ये 8 राज्य मिलकर के फिर अपना एक सेंट्रल पार्लियामेंट बनाता, जो वैशाली में हुआ करता था, जैसे बिल्कुल जेनेवा में यूरोपीय यूनियन का। अब आइए,
एक मल्ल राज था। मल्ल राज की राजधानी कुशीनगर थी और आज इसे पावा का मल कहते हैं। और कुशीनगर आज लोकेट करें तो देवरिया और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का क्षेत्र है। इसी जगह गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। जो एक गांव था कसाया, उसी को कहा गया कसाया, कुशी ग्राम, कुशीनगर आज एक डिस्ट्रिक्ट है। चेद्दी शुक्तिमती राजधानी थी। चेद्दी महाजनपद शुक्तिमती राजधानी। और याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर था। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, वही चेद्दी राज था। चेद्दी नरेश याद होगा आपको, वो भी युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ था महाभारत में, चेद्दी नरेश। अब है वत्स। वत्स का सीधा सा मतलब है कैपिटल कौशाम्बी और आज के इलाहाबाद से इसका अभिप्राय है। तो वत्स नरेश उदाईन का नाम सुना होगा, बाद में उदाईन नाम का एक हो गया, सॉरी नॉट उदाईन, उदाईन तो मगध से होगा, उदयन, तो वत्स नरेश उदयन होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला राज्य है पांचाल। पांचाल राज का नॉर्थ जो एरिया था उसकी कैपिटल जो थी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र बेटा बरेली के पास। और दक्षिण राज का जो कैपिटल था वो था काम्पिल्य, जो फरुखाबाद के पास था, बदायूं फरुखाबाद। तो याद रखिएगा बिल्कुल मध्य गंगा वैली में है ये पांचाल। ठीक है, अब पांचाल के बाद है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य राज। विराटनगर राजधानी थी। ये जो अलवर है ना राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट, वो हुआ। आज जयपुर, पांडवों का अज्ञातवास देखते हैं, अलवर वगैरह सब। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो आज यमुना के किनारे मथुरा वृंदावन है, वो सूरसेन। और यहां से कृष्ण को आप देखेंगे। फिर है आपका अश्मक। अश्मक की राजधानी थी पोतन या पाटन, एक्चुअली पोतन। और अश्मक जो है ये कहां था देखा जाए तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे, आज के महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर था। और यही 16 में से एकमात्र जो दक्षिण भारत में लोकेट करता था। ऐसे ही पूछेगा, मोस्ट साउदर्न भी है और दक्षिण भारत में लोकेट कर रहा है, बैंक ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र। अश्मक कैपिटल पोर्टल। अब देखते हैं आपका आता है अवंती। अवंती जो है इसका 2 कैपिटल था। नॉर्थ पार्ट का उज्जैनी, जो आपके शिप्रा नदी के तट पर, और साउथ पार्ट का माहिष्मती, जो आज माहेश्वर नदी के तट पर, माहेश्वर एमपी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट आपका आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी और ये सबसे नॉर्दर्न महाजनपद था। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर यह था। 6 बड़ों नगरों में एक कंबोज भी था। अब है गंधार, नॉट कंधार, गंधार, जो आपके पाकिस्तान वाले पार्ट में पड़ेगा। और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला मालूम है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी काउंट किया गया था और है, लेकिन फिलहाल चल नहीं रहा है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जहां का देखते हैं खुद चाणक्य नाम का ब्राह्मण वहां लेक्चरर बना और स्टूडेंट भी यहां रहा, बाद में लेक्चरर बना। जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य को यहां एडमिशन दिलाएगा तो लेक्चररशिप भी ज्वाइन करेगा। ठीक, कुछ किताबों के हिसाब से तो चाणक्य तक्षशिला का ही ब्राह्मण था, लेकिन नहीं, वो पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। तक्षशिला में पढ़ा भी और लेक्चरर भी बना। यहां तो याद होगा कि शकुनी मामा कहते हैं ना, गंधार नरेश। तो ये जो है आपके 16 महाजनपद है। अब इन 16 महाजनपद से डायरेक्शनल सवाल क्या पूछेगा, डायरेक्शनल सवाल पर चलिए तो देखिए 16 महाजनपद आपका क्लियर हो गया। और डायरेक्शन सवाल ये, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे वेस्ट में कौन सा था, अंग, ये याद रखना। कैपिटल चंपा, बैंक ऑफ गंगा एंड भागलपुर, बिहार। वेस्ट अवंती और इसके 2 कैपिटल थे। नॉर्थ साउथ का कैपिटल उज्जैन
और साउथ का कैपिटल माहिस्मती। नॉर्थ में देखते हैं तो कंबोज, कैपिटल हाटक, बॉर्डर ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान। और साउथ में जो था अशमक, पोर्टल, बैंकॉक, गोदावरी, महाराष्ट्र। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड बेटा, यहां समझना जरूरी है। जैसा सवाल है, एक तो आपको 16 महाजनपद का रेफरेंस सारा आ गया, दैट्स ओके। दूसरा अब आ गया कि डायरेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पूछता है कि 4 एक्सट्रीम डायरेक्शन, तो एक्सट्रीम नॉर्थ कंबोज, कैपिटल हाटक, बॉर्डर ऑफ इंडिया अफगानिस्तान प्रेजेंटली। साउदर्न मोस्ट अशमक, पॉटन, बैंक ऑफ गोदावरी, महाराष्ट्र। साउदर्न मोस्ट इन साउथ इंडिया, साउदर्न मोस्ट इन साउथ इंडिया। मोस्ट ईस्टर्न अंगा, कैपिटल चंपा, बैंक ऑफ गंगा एट भागलपुर, बिहार। वेस्ट अवंती, इट हैज 2 कैपिटल, नॉर्दर्न उज्जैन, साउदर्न माहिष्मती। ये चीजें हुई माहिष्मती। तो ये ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से ये सवाल होगा। अब सवाल करेंगे वज्जी शंख के बारे में। तो इसको ओके करिए बेटा, इसको जरा लिखिए, फिर हम वज्जी शंख की बात करें। अब अगला जो पॉइंट बना, अब अगले पॉइंट पर आ जाए तो देखते हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिपब्लिक स्टेट, 6th century BC, North India. It was Vajji संघ। तो क्या था बेटा, ये वज्जी संघ था, ठीक है। वज्जी संघ को ही कहते हैं लिच्छवी गणराज्य। एक ही बात, वज्जी संघ और लिच्छवी गणराज्य। कैपिटल वैशाली। A group of 8 free states like वैशाली, विदेह, शाक्य, ज्ञात्रिक,
विदे। तो याद रखिएगा बेटा, जो वैशाली है कैपिटल है, वज्जीसंघ इसका नाम है, इसी को लिच्छवी गणराज्य कहते हैं। इट वॉज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ 8 फ्री स्टेट्स लाइक वैशाली, मिथिला, शाक्य, ज्ञात्रिक, मल्ल, ये सब राज्य थे। ठीक है, ये सब आपस में मिल करके इनका जो लॉजिस्टिक था एक था, युद्ध, विदेश नीति, रक्षा, करेंसी, वो एक था। मैंने कहा ना पहले, लाइक यूरोपीय यूनियन। आज के यूरोपियन यूनियन से इसकी तुलना करें, बिल्कुल सही है। तो इसका जो है युद्ध की नीति, रक्षा की नीति, फॉरेन ट्रेड की नीति, उसके बाद जो व्यापार वाणिज्य, करेंसी, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, वो एक था। आपस में ये अपना अपना राज्य स्वतंत्र था। तो ये याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये पूछेगा वज्जीसंघ के बारे में। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगर, तो हम देखते हैं ना, इन्हीं में से वैशाली से एक राजा था चेटक। मिथिला से राजा जनक, मिथिला से राजा जनक, सीता, ये दोनों थे। यहीं से थे गार्गी एंड याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी। बेटा शाक्य कबीले से ही थे गौतम बुद्ध, ज्ञात्रिक से ही थे महावीर स्वामी। देखा बेटा, आपके सामने में है। तो देखिए, ये जो 16 महाजनपद थे, वो उसमें से 4 तो एक्सट्रीम डायरेक्शन में बताया, एक उसमें से 5वां वज्जीसंघ को लिया, और वज्जीसंघ पे कैसे सवाल आते हैं उसको लिया। और इन वज्जीसंघ के सवाल के संदर्भ में देखें हम, तो एक वैशाली राज था, एक मिथिला राज, एक शाक्य, एक गायत्रिक, और भी राज थे। अब वैशाली को देखते हैं, यहां पे एक राजा था चेटक। चेटक किंग ही नहीं था वैशाली का, बल्कि वज्जी संघ का प्रमुख भी था। वज्जी संघ जैसे यूरोपीय यूनियन का चीफ होता है ना, ऐसे वज्जी संघ का प्रमुख। मिथिला के राजा थे जनक, जनक की पुत्री थी सीता, और मिथिला राज्य में ही गार्गी नाम की वैदिक काल की स्कॉलर लेडी थी, और याज्ञवल्क्य नाम का एक स्कॉलर था जिसकी पत्नी मैत्रेयी भी एक स्कॉलर लेडी थी। और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में डायलॉग हुआ था राजा जनक के दरबार में, शास्त्रार्थ। याज्ञवल्क्य जीत गया, पर गार्गी ने बहुत हिसाब किताब से उसको बहुत जीतने की स्थिति में नहीं भी रही कभी, लेकिन बहुत चैलेंज दी पुरुष को। तो ये भी क्या थी, एक विदुषी महिला थी, स्कॉलर लेडी थी। तो इस तरह से जो है, इन याज्ञवल्क्य ने अब गार्गी से भी शादी कर लिया, तो दोनों उसकी वाइफ हो गई। तो आखिर कहां से थे, मिथिला से, ऐसे सवाल आता है। और शाक्य कबीले से गौतम बुद्ध थे, शाक्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। और ज्ञात्रिक कबीले से महावीर स्वामी हुए, जैन धर्म के संस्थापक। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किससे क्या हुआ। तो ये 16 महाजनपद को ऐसे ही पढ़ना है बेटा। वो 16 महाजनपद, उसका कैपिटल, उसका आज के लोकेशन, कोई नदी है तो कैपिटल अगर 1 से 2 है तो, और उसके बाद एक्सट्रीम 4 लाइन बना के नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, और जो साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न है, उनका एक्सट्रीम पॉइंट का। अब उसके बाद जो है अगला पड़ाव क्या आता है, तो वज्जी संघ को स्पेशलाइज करने का। ठीक है, वज्जी संघ मगध का पड़ोसी था, तो याद रखिएगा।
वज्जी संघ was neighbor of मगध। ठीक है, बैंक ऑफ गंगा, नॉर्थ साइड। ये मतलब हुआ बेटा। ठीक है, नॉर्थ बैंक पे था। तो बेटा ये तो आपको समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूं। इस तरह से आपने देखा कि 16 महाजनपद में हमें क्या पढ़ना है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो उचित होगा कौन? मगध। मगध को थोड़ा एक्सप्रेस दे देंगे बेटा। मगध को जैसे एक्सप्रेस दे देंगे, हर्यक डायनेस्टी के बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी खत्म कर लेंगे, मौर्य को इंट्रोड्यूस करके छोड़ देंगे। तो जब ये हो जाएगा तो पॉलिटिकल नक्शा हमारा तैयार हो जाएगा नॉर्थ इंडिया का, कि मगध की लड़ाई किस किस से हुई, कौन कौन फाउंडर था, कौन कौन इंपॉर्टेंट किंग था, क्या क्या हैपनिंग्स हुई, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो जब इस तरह से देख लेंगे, और इसी समय आप देखिएगा जब नंदा डायनेस्टी पढ़ाएंगे तो अलेक्जेंडर का अटैक होगा। तो ये चीजें, तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल लाइफ का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तब रिलीजियस सिस्टम को समझने में आसान होगा। क्योंकि अगर मैं अभी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी शुरू कर दूं तो कितनी बार राजा आएंगे, ये सिस्ते वो सिस्ते, किसका राज था, तो कहेगा अरे ये कौन था। तो पहले पॉलिटिकल पार्ट को डील कर लिया जाए, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में हम आ जाएंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। तो हमारा जो कल का क्लास होगा वो होगा मगध एम्पायर, वही होगा मगध एम्पायर, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, ये सब फिनिश्ड हो जाएगा। मौर्य को एंट्री मार के छोड़ देंगे। देन बैक टू गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही पे विराम देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसको आगे बढ़ेंगे। पहले ऊपर वाले को, स्क्रीन वाले को, उसके बाद फिर नीचे वाले, और कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। तो मेरे ख्याल से बेटा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी 16 महाजनपदास और लेटर वैदिक एरा का लास्ट फेज। ठीक है, तो चलिए स्टॉप करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।